नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वासुदेव आईएएस कॉन्सेप्ट पर। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, अच्छे से एंजॉय के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और सब कुशल मंगल होगा। सभी मित्रगणों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकबर का साम्राज्य विस्तार। अकबर का साम्राज्य विस्तार। कल हमने पढ़ा था अकबर के जो नीतियां थी उन चीजों के बारे में कि कैसे अकबर आगे बढ़ा, कैसे अकबर का जन्म हुआ और किस प्रकार से अकबर अपने आप को अकबर तक स्थापित करता है, यानी कि वो जलालुद्दीन मोहम्मद के नाम से जाना जाने वाला व्यक्ति कब अकबर बन गया। ये चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। आज उसके साम्राज्य विस्तार की कहानी पढ़ेंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक था कि इसको दो चरणों में लेकर के आना ही पड़ा। क्योंकि एक अगर मैं उसमें समझाता आपको एक क्लास के अंदर तो फिर आप बोर हो जाते और दूसरा इतना लंबा टॉपिक हो जाता कि वो क्लास ज्यादा लंबी हो जाती, तो जिससे आपको पढ़ने में भी दिक्कत होती और समझने में भी दिक्कत होती, क्योंकि कुछ चीजें हो सकता है छूट भी जाती और कुछ चीजें डिस्कस नहीं भी की जाती। टाइम लिमिट बाउंडेशन के कारण ये चीजें हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे अकबर किस प्रकार से अपने साम्राज्य को विस्तारित करेगा। उससे पहले मैं सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं कि वो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करें। मैं आपको बता देता हूं, हमारा ये जो कोर्स है वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जरूरी है। ठीक है, यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ और सीएससी के साथ साथ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जीएस प्रिपेयर करना आपका कर्तव्य है और वो करवाने का काम हम करेंगे। ये हमारा धर्म है, फर्ज है। हमारे चैनल वासुदेव आईएएस कॉन्सेप्ट को आप सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना और साथ ही साथ लाइक और कमेंट जरूर किया करें, ताकि आप लोगों को जो भी डाउट हो वो पूछ सको और उस डाउट को क्लियर करना मेरा कर्तव्य रहे और मैं उस डाउट को क्लियर कर सकूं। जैसा कि आप जानते हो, हम अपने बैच मिशन इंद्रप्रस्थ के तहत आगे बढ़ रहे हैं। उसी मिशन इंद्रप्रस्थ के तहत आज की कहानी को जानेंगे। क्या है आज की कहानी? अब अकबर के नवरत्नों के आगे बढ़ेंगे कि उन नवरत्नों की सलाह से ही उसने साम्राज्य का विस्तार किया। कैसे किया तो आगे देखते हैं। आइए अकबर के साम्राज्य विस्तार की दास्तां को हम जानते हैं। कौन है अकबर साम्राज्य का विस्तार करने वाला? तो देखिए, अकबर ने मालवा के विरुद्ध अभियान से लेकर आसिरगढ़ के पतन तक 4 दशकों के दौरान, यानी कि 4 दशक मतलब लगभग 40 साल के दौरान अकबर की भूमिका एक महान विजेता तथा साम्राज्य निर्माता के रूप में थी। यानी कि ये बंदा जब मालवा को जीत लेता है, मालवा को जीतने के बाद अगर मैं बात करता हूं तो 40 वर्षों तक, जब तक इसने शासन किया तब तक ये एक महान विजेता के रूप में जाना गया। अब इसने शासन कब तक किया? तो 1556 से 1605 तक अकबर शासन करता है। 1556 से 1605 तक। 1605 में इसकी मृत्यु हो जाती है, फिर उसके बाद इसका बेटा शासक बनता है। ठीक। अब 40 वर्षों तक ये विजेता रहा तो किस प्रकार की रणनीतियां इसके सामने आई है वो सारी चीजें हम देखते हैं। तो इसका मालवा विजय अभियान रहा। सबसे पहला ही विजय अभियान इसने पानीपत का किया था और पानीपत विजय अभियान के बाद ये मालवा विजय अभियान की ओर रुख करता है। ठीक। मालवा विजय अभियान 1561 में शुरू करता है। 1561, 1561 बैरम खां की मृत्यु के बाद पहला अभियान था जो अकबर अपने दम पे लड़ने जाता है। पहला अभियान अकबर अपने दम पे लड़ने गया।
क्योंकि बैरम खां को तो इसने भेज दिया था और वहां उसकी मृत्यु हो गई थी। इधर महामनगा भी मृत्यु को प्राप्त हो जाती है और उसका बेटा आदम खां भी। लेकिन वो 1562 में होते हैं, 1562 में। इस युद्ध में तो आदम खां उसका साथ देता है, लेकिन ये युद्ध लड़ता ही आदम खां एक्चुअल में। तो ये जो अभियान है ये लड़ता ही कौन है? आदम खां है, इसको बिना बताएं। लेकिन फिर भी भाई लड़े फौज और नाम सरकार का, वही कहानी है। लड़ा आदम खां, लेकिन इस युद्ध से ही वो धन चोरी कर लेता है, सरसाई खजाने में धन जमा नहीं करवाता और उसको मौत की सजा दे दी जाती। लेकिन फिर भी ये विजय किसके खाते में लिखी जाएगी? अकबर के खाते में, क्योंकि राजा कौन था? अकबर था। ठीक। सबसे पहले अकबर ने 1561-62 में मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित कर मालवा को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया। कहते हैं कि वहां के शासक बाज बहादुर को हरा देता है और उसे किस में शामिल कर लेता है? मुगल साम्राज्य में। उसके बाद अगला विजय अभियान चलता है चुनार की तरफ। इधर चुनार की तरफ, चुनार का किला, वही जो इसका पिता जीत नहीं पाया था, लेकिन एक बार जीत करके भी भाग गया था 1562 में। चुनार के किले पर अफगानों का शासन था। किसका शासन था? अफगानों का। मुगल सेनापति अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में अकबर का चुनार के किले पर भी अधिकार हो गया। इसका एक सेनापति था अब्दुल्ला खां, जिसने चुनार के किले पर अधिकार प्राप्त करने में अकबर की मदद की थी और उसके कारण इसका अधिकार हो गया था उस किले पर। फिर उसके बाद ये लगातार आगे बढ़ रहा है। 61 से युद्ध गिनने लग जाना। अब 61 के बाद ये 1564 पे आ गया, गोंडवाना विजय। अब गोंडवाना को जब ये जीतने के लिए जाता है तो इसका सामना किसी पुरुष से नहीं होता। सामने तस्वीर में दिख रही एक महारानी दुर्गावती, जो अकबर को दांतों तले चने चबवा देती है, लेकिन धोखे से हार जाती है। क्योंकि भाई धोखा करना तो युद्ध में एक रणनीति हुआ करती थी और उसने धोखे से हरा दिया। वरना जिन हाथों में तलवार पकड़ी हुई है रानी दुर्गावती ने, उन हाथों से अकबर का मस्तक काटते ये वार नहीं लगाती, देर नहीं करती। लेकिन फिर भी क्या करें, बदकिस्मती से इनको हार का सामना करना पड़ा। ब्यूटी विद ब्रेव, कह सकता हूं सुंदरता के साथ बहादुरी का प्रतीक रानी दुर्गावती महाराष्ट्र क्षेत्र की ओर गोंडवाना में ये राज कर रही थी। 1564 में अकबर ने गोंडवाना अभियान किया और यहां की राजधानी चोरागढ़ के निकट एक युद्ध में रानी दुर्गावती को पराजित कर दिया। और अकबर ने इनके बारे में कहा भी था कि ऐसी वीरांगना हमने नहीं देखी कहीं, क्योंकि जो पुरुषों के साथ मुकाबला कर जाए। अकबर तो अपने आप में बहुत ताकतवर था, अनपढ़ जरूर था, लेकिन रणनीतिकार बहुत मजबूत था। क्यों मजबूत था? क्योंकि उसके पास नवरत्न थे भाई। 9 बेस्ट क्वालिटी के लोग थे जो उसको हर चीज में सलाह दे रहे थे। ठीक है। और वहां किसका अधिकार हो गया? मुगलों का अधिकार हो गया। ठीक। रानी दुर्गावती की हार के बाद बहुत महान रानी रही है दुर्गावती। कभी मौका मिले तो इनके बारे में जरूर पढ़ना, बहुत अच्छा इतिहास रहा है। ठीक। फिर राजपुताना विजय। अब अकबर ने राजपूतों की ओर रुख किया, राजस्थान के क्षेत्रों को जीतना चाहा। राजस्थान में साम्राज्य विस्तार के लिए अकबर द्वारा अपनाई गई नीति की विशेषता थी। इसने 2 नीतियां अपनाई। पहली नीति, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करने वाले अथवा विवाह संबंधों के इच्छुक राजपूत राजाओं को अपनी अधीनता में लेना और उनका राज्य उन्हें वापस कर देना तथा मुगल सेना में उन्हें उच्च पद प्रदान करना। पहली नीति कि कोई भी राजा स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से राज्य प्रदान कर दे और वो उस राज्य में राज करता रहे। यानी कि ये बोलता था कि तुम मुझे अपनी इच्छा से राज्य दे दो, मैं राज नहीं करूंगा, राज तुम ही करना, लेकिन मैं तुम्हें अपने
मुगल सेना में हाईएस्ट पोस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा। यानी कि भाई पेपर क्लियर करवाने के लिए रिश्वत ले रहा था ये। यानी कि मेरे यहां नौकरी दूंगा बढ़िया पद पे, सब इंस्पेक्टर पद पे दूंगा, कस्टम इंस्पेक्टर के पद पे दूंगा, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद पे दूंगा, सीबीआई इंस्पेक्टर के पद पे दूंगा, जो नौकरी चाहिए वो दूंगा, लेकिन अपना राज्य मेरे अधीन कर दो। अब कुछ राजा करेंगे भी, जिक्र करेंगे उनका। दूसरा, शत्रुतापूर्ण व्यवहार में लिप्त राजाओं को पराजित कर उनके राज्य को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लेना। दूसरा, जो नहीं मान रहे थे उनके खिलाफ युद्ध करेगा और युद्ध करके उन राज्यों को अपने राज्य में शामिल कर लेगा। यह कौन था? अकबर था। सोचिए, अब इस नीति के तहत पहला ही राजा बना भारमल, आमेर का शासक राजा भारमल। आखिर उसकी कहानियां आपने टीवी में बहुत सुनी होंगी, जोधा अकबर के नाम से। उसी के बारे में हम बात करेंगे। अब आइए, अब दूसरी नीति के भी तहत हम जिक्र करेंगे। पहली नीति के तहत आमेर के शासक राजा भारमल पहला राजपूत राजा था जिसने 1562 में स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी पुत्री हरकाबाई या फिर जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ कर दिया। क्यों भाई? डरता था युद्ध करने से? नहीं, इसने अकबर की नीति के साथ संधि कर ली और इसने अकबर की नीति के साथ संधि कर उससे अपनी बेटी का विवाह कर दिया, हरकाबाई का। उसको इतिहास में कहीं कहीं जोधाबाई भी लिखा गया है, हरकाबाई भी। अभी तक नाम की पुष्टि नहीं की गई है। यही बाद में मरियम उज जमानी के नाम से जानी जाएगी। मरियम उज जमानी वो जो सल्तनत के वारिस को जन्म देती थी, जिसका बेटा उत्तराधिकारी बनता था, उसे मरियम उज जमानी कहा जाता था मुगलिया सल्तनत के अंदर। ठीक, उसके बाद ये जो जोधाबाई है, इसके आ जाने से अकबर का जीवन ही बदल जाएगा। अकबर की सबसे प्रिय रानियों में से एक रानी मानी गई है और सबसे खास मैं कहूं क्लोज मानी गई है, और इसी ने अकबर को बदलने का काम किया था। अकबर ने धार्मिक नीतियां भी अपनाई थी। अकबर ने बहुत सारी चीजें अच्छी लागू कर दी थी इसके आने के बाद, ऐसा बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है। और इन्हीं अच्छाइयों के बलबूते पे इसी के भाई सुजामल ने अकबर को महान कहा था, इसीलिए इसको अकबर महान की उपाधि प्रदान कर दी गई। पूछ ले किसने अकबर को महान कहा या किसने इसको उपाधि दी महान की, तो वो था हरकाबाई का भाई सुजामल। ठीक, ये उसकी सबसे प्रिय बहन थी और उसी ने इसको महान कहा था। ठीक है, और अकबर को अकबर जनता ने कहा था अकबर की उदारता के कारण। अकबर अल्लाह का ही एक नाम है, इसकी उदारता के कारण जनता ने सिक्कों पर अकबर लिख दिया था। ठीक, उसके बाद राजा भारमल के बेटे भगवान दास और उसके पुत्र मानसिंह, उसके बेटे भगवान दास और भगवान दास के बेटे मानसिंह को उच्च पद प्रदान किया। और बता देता हूं, मानसिंह अकबर के नवरत्नों में से एक था और अकबर की सेना का सेनापति। देखिए, अब दो राजपूत एक साथ लड़ेंगे, महाराणा प्रताप और मानसिंह। कैसी भी दुविधा होगी ये, कौन किसको मारने की सोच लेगा? नहीं, कोई किसी को मारने की नहीं सोचेगा। महाराणा प्रताप तो इसे मौका भी देगा, लेकिन मानसिंह उस फर्ज के आगे मजबूर कि राजा का सेनापति हूं मैं। सोचिए, लेकिन क्या कर सकते। वैसे बहुत सारे इतिहासकारों के द्वारा या मैं कहूं लोक श्रुतियों में कहा गया है कि मानसिंह गद्दार था, जो अपने वंश के साथ गद्दारी कर गया, राजपूत कुल के साथ। वो राजपूतों का साथ ना देकर मुगलों का साथ दे रहा था, ऐसा लोक श्रुति मानी गई है। मैं नहीं कह रहा हूं, इन तथ्यों से मेरा लेना देना नहीं है। ये तथ्य इतिहास पर आधारित तथ्य हैं जिनके बारे में मैं आपको अवगत करवाता हूं। ठीक है, उसके बाद
उसके बाद हम बात करें तो देखिए, अब 1567 के लगभग मेवाड़ अभियान, और मेवाड़ प्रशासन किसका था? सिसोदिया कुल का, और उस समय सिसोदिया कुल का राजा उदय सिंह था। 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण करके उसे जीत लिया। ठीक, उदय सिंह जंगलों में भाग गए थे। उस समय चित्तौड़ के शासक कौन थे? उदय सिंह थे। और 1567 में अकबर ने इस क्षेत्र को जीत लिया था। मेवाड़ चित्तौड़ क्षेत्र के अधीन आता था, और अकबर ने जब इसे जीत लिया था तो उदय सिंह वहां से कहां चले गए थे? जंगलों में चले गए थे। फिर उसके बाद 1572 में राणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद, 5 साल बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका पुत्र वीर कुंवर राणा प्रताप सिंह मेवाड़ के शासक बने। अब महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक बन चुके हैं। राणा प्रताप ने जीवन पर्यंत अकबर से संघर्ष किया। राणा प्रताप ने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, वो लगातार अकबर से लड़ता रहा, और 18 जून 1576 को आखिर सामना हो ही गया हल्दी घाटी के युद्ध में। कहते हैं कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं मान के चलूं तो अकबर तो कभी महाराणा प्रताप से मिला ही नहीं। बहुत सारे इतिहासकार ऐसा लिखते हैं। तो ये युद्ध लड़ा किसने? अकबर के सेनापति मान सिंह ने। ठीक, अकबर ने राणा प्रताप के विरुद्ध आक्रमण किया, परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, और इस युद्ध में मुगल विजयी रहे। अब ये लिखा गया है और इसका आंसर एसएससी मानती है और बहुत सारी किताबें भी मानती, लेकिन मैं कहूं तो ये युद्ध का कोई परिणाम नहीं रहा, रिजल्ट ही नहीं था इस युद्ध का। क्योंकि कहते हैं कि 1572 में महाराणा प्रताप 1500 बैठता, राजा बनता और क्षेत्र में युद्ध कर देता, और क्षेत्र में ये कह रहे हैं कि हार गया था। तो 1500 लगभग 91-92 में दोबारा महाराणा प्रताप गद्दी पे बैठता है, तब वो कहां से आ गया था? तो बहुत सारी चीजें हैं जो असमंजस की स्थिति में डालती हैं, लेकिन फिर भी यहां बताया जाता है इतिहासकारों के अनुसार कि महाराणा प्रताप ये युद्ध हार गए थे। जबकि राजस्थान के अंदर जब भी ये प्रश्न आता है तो इसका आंसर महाराणा प्रताप को विजयी दिखाया जाता है। लेकिन हमें चलना राष्ट्रीय किताबों के अनुसार है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, तो उसमें महाराणा प्रताप हार गया था ऐसा दिखाया गया है। ठीक, तो हमें वही मानना होगा जो एनसीईआरटी शो करती। उसके बाद हम चलें आगे, तो गुजरात अभियान करता है। 1572 में अकबर ने स्वयं गुजरात अभियान किया, खुद गया गुजरात अभियान पर, और गुजरात के शासक मुजफ्फर खां तृतीय अकबर ने 1573 में इसे जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। वहां जाता है तो वहां के मुजफ्फर खां शासक को हरा देता है, और 1573 में गुजरात को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लेता है, और इसी की याद में ये बुलंद दरवाजा बनाता है। बंगाल और बिहार पर आक्रमण करता है 1574 में, और 2 साल लगातार उन्हीं क्षेत्रों को जीत लेता है। 1574 और 76, 1574 और 76 के दौरान अकबर का बिहार व बंगाल पर अधिकार हो गया। अब अकबर ने बिहार और बंगाल को जीत लिया था 1574 और 76 में। उसके बाद अकबर आगे पश्चिमोत्तर अभियान करता है। ठीक है, पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों को जीतने के लिए जाता है और वहां भी अपना आधिपत्य करेगा। इस पश्चिम उत्तर क्षेत्र को जीतने के बाद यह बंदा काबुल, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान और कांधार को अपने मुगल साम्राज्य में शामिल कर लेता है। काबुल को, कश्मीर को, बलूचिस्तान को, सिंध को अपने क्षेत्र में शामिल कर लेता है, साथ ही कांधार को। बलूचिस्तान नाम आया है तो मैं बता देता हूं, कल बलूचिस्तान ने घोषणा की है कि हम पाकिस्तान से अलग हैं, हम पाकिस्तान से आजादी की घोषणा करते हैं, यानी कि अब हम आजाद हैं, हमारे ऊपर पाकिस्तान का कोई अधिकार
नहीं है। कल बलूचिस्तान ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया है और ये बहुत ही अच्छी बात है कि जब किसी राष्ट्र ने किसी दूसरे की अधीनता को छोड़कर खुद का एक नाम स्थापित करने की बात करी है। भाई हम बलूचिस्तानी एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जाने जाएंगे, ऐसा बलूचिस्तान ने बोल दिया है कि अब वो पाकिस्तान के अधीन नहीं है। ये नाम आया तब मैंने बता दिया, लेकिन इन सभी क्षेत्रों पर किसका अधिकार हो चुका था? अकबर का अधिकार हो चुका था, अकबर आधिपत्य कर चुका था। अब दक्षिण अभियान, अकबर पहला मुगल शासक था जो दक्षिण तक अभियान करता है, दक्षिण तक लड़ता है, तो वो दक्षिण अभियान की ओर जाएगा। ठीक, 1591 में अकबर ने सबसे पहले खानदेश, महाराष्ट्र में पड़ता है, खानदेश पर आक्रमण किया। यहां के शासक अली खान ने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। 91 में जब ये अटैक करता है तो वहां का शासक अली खान होता है, बोलता है कि महाराज लड़ाई मत करो, ये राज्य ले जाओ, महाराज लड़ाई मत करो, ये राज्य ले जाओ। कितनी बड़ी बात, अपने आप ही दे दिया राज्य उसने। उसके बाद 1599 में दौलताबाद पर आक्रमण किया और इसे भी अपने अधीन कर लिया। 1591 में ये दौलताबाद को जीत लेता है। फिर उसके बाद 1600 में अकबर ने अहमदनगर महाराष्ट्र पर आक्रमण किया, अहमदनगर महाराष्ट्र पर आक्रमण किया और अहमदनगर की सुरक्षा का भार चांद बीबी पर था, जो अहमदनगर के शासक निजाम शाह की पुत्री थी। यहां भी अकबर की विजय हुई और इसे अपने अधीन कर लिया। यानी कि ये चांद बीबी को भी हरा देता है, जो निजाम शाह की बेटी थी, उसको भी हरा देता है और ये बन जाता है लगभग लगभग भारत साम्राज्य का राजा, सम्राट अकबर महान। ये कहानी है इसके अकबर बनने की। जलालुद्दीन मोहम्मद से अकबर बनाए, इसी प्रकार युद्धों को जीतते हुए लगातार युद्ध किए लेकिन हारे नहीं, एक भी युद्ध नहीं हार रहा है। लगभग लगभग सारे युद्धों में इसने विजय प्राप्त करी है। उसके बाद ये अपना अंतिम आक्रमण करता, अंतिम क्यों? क्योंकि उसके बाद ये स्वर्ग सिधार जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। 1601 में इसने असीरगढ़ के किले को जीत लिया। यह अकबर का अंतिम आक्रमण था, यह लास्ट आक्रमण था अकबर का। इसके बाद अकबर ने कोई आक्रमण नहीं किया। 1605 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अकबर की मृत्यु अक्टूबर 1605 में हुई। ठीक, उसे आगरा के पास सिकंदरा में दफनाया गया, जहां उसका कालापूर्ण मकबरा बनवाया, कालापूर्ण नहीं, कलापूर्ण मकबरा बनवाया। अकबर के बाद सलीम जहांगीर के नाम से मुगल सम्राट या बादशाह नियुक्त हुआ। ठीक, 1605 में इसकी मृत्यु हो जाती है। आगरा के पास एक जगह सिकंदरा में इसको दफनाया जाता है। फिर इसका मकबरा कलापूर्ण बनवाया जाता है और उसका बेटा जहांगीर अगला शासक बन जाता है। ठीक, अब कुछ चीजें जो अकबर ने लागू करी थी उनकी कहानी हम देखते हैं। कुछ चीजें हैं जो अकबर के टाइम में लागू हुई थी या अकबर के टाइम के कुछ फैक्ट्स हम देखेंगे। अकबर के समय के कुछ तथ्य हम देखेंगे क्या क्या रहे हैं। इसका एक सलाहकार था बीरबल। ठीक, इस बीरबल की हत्या हो गई थी कब? जब ये यूसुफ जाइयों से लड़ रहा था। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की मृत्यु हो जाती है। गुजरात विजय के बाद अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। अकबर अक्सर नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाता था, ढोलक बजाता था, नगाड़ा बजाता था, गाता था। ठीक, पढ़ा लिखा नहीं था पर ये अकबर की इच्छा अनुसार अब्दुल कादिर बंदायूनी रामायण का फारसी अनुवाद करवाया, धार्मिक भी था। इसने अब्दुल कादिर बंदायूनी इतिहासकार था, उससे कहा कि भाई तुम रामायण का फारसी अनुवाद करके दो, मुझे पढ़नी है। मेरी पत्नी बोलती है कि रामायण महाभारत पढ़ो, अच्छी चीजें सीखोगे, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ो। ये हरका की बात मानता था, ऐसे कहते। ठीक, अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। इसका एक इतिहासकार अबुल फजल था जिसने आईनी अकबरी या अकबरनामा लिखी थी। इसी अबुल फजल की हत्या करवा देता है जहांगीर। ठीक, और वो पहला ऐसा मुगल शासक होगा जहांगीर जो शासक बनने से पहले पिता के खिलाफ विद्रोह कर देगा। अब देखिए आगे की ओर।
अब अकबर ने 1562 में दास प्रथा का अंत कर दिया था। ठीक, इसके टाइम में हुए काम बता रहा हूं मैं। 1562 में अकबर ने दास प्रथा का अंत कर दिया। 1563 में 1563 में तिरथकर प्लगमरी टैक्स प्लग मिरेज टैक्स हटा दिया था इसने। ठीक, 64 में जजिया कर समाप्त कर दिया था। 1571 में 1571 में फतेहपुरी सीकरी की स्थापना एवं राजधानी आगरा से फतेहपुरी स्थानांतरण की। 1571 में इसने फतेहपुरी बनवाया, यानी कि फतेहपुरी का किला बनवाया और वहां पर अपनी राजधानी स्थापित कर ली थी। 1579 में महजर की घोषणा की। 1580 में दहसाल बंदोबस्त लागू की और 82 में इसने दीन इलाही धर्म लागू किया। 1582 में इसने दीन इलाही धर्म लागू किया। इस धर्म को एकमात्र हिंदू बीरबल ने अपनाया था, उसके अलावा किसी ने इस धर्म को स्वीकार नहीं किया था। फिर इसके बाद इसने कुछ चीजें की जिसमें नाम आता है इबादत खाने का। किसका? इबादत खाने का। इबादत खाना यानी कि प्रार्थना गृह, पूजा अर्चना के लिए बनवाया। इबादत खाना बनवाया 1575 में। इबादत खाने में सभी धर्मों के प्रवेश की अनुमति थी। किसी भी धर्म का व्यक्ति हो वो इबादत खाने में इबादत करने आ सकता था, प्रेयर करने आ सकता था। 1583 में नया कैलेंडर इलाही संवत की शुरुआत की। इसने इलाही संवत कैलेंडर की शुरुआत की 1583 में। उसके बाद इसने कुछ निर्माण कार्य भी करवाए थे। वो निर्माण कार्य क्या थे? आगरा का किला, जिसे आगरा का लाल किला भी कहा जाता है, आगरा का किला बनवाया। बहुत सुंदर दृश्य है, कभी जाओगे देखने के लिए तब आपको पता चलेगा। लाहौर का किला बनवाया, बहुत ही अद्भुत है लाहौर का किला। इलाहाबाद का किला बनवाया अकबर ने। ये निर्माण कार्य किसके हैं? अकबर के हैं। ठीक, उसके बाद अपने पिता हुमायूं का मकबरा बनवाता है। और बता देता हूं, हुमायूं का मकबरा मुगल सल्तनत के अंदर सबसे खूबसूरत इमारत मानी गई थी ताजमहल से पहले, और अब भी मानी जाती है, लेकिन ताजमहल अलग रचना है। ठीक, बुलंद दरवाजा बनवाया, जोधाबाई या हरकाबाई का महल बनवाया और फतेहपुर सीकरी में पंचमहल बनवाया। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, बुलंद दरवाजा आगरा में है, जोधाबाई का महल आगरा में है और पंचमहल भी आगरा फतेहपुर सीकरी में है, और फतेहपुर सीकरी भी आगरा में है। ये चीजें किसने करवाई? अकबर ने करवाई। इन चीजों का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया जाता है और ये सारी चीजें अकबर के द्वारा बनवाई गई, अकबर के द्वारा लागू की गई। और ये था अकबर का साम्राज्य विस्तार, जो आज की क्लास में हमने कवर किया है। मैं सभी मित्रगणों से अनुरोध करता हूं कि आप सभी चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर देना, लाइक और कमेंट करना ना भूलना। और ये शेयर इसलिए करवा रहा हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक अपनी क्लास पहुंच सके। मेरे प्यारे मित्रगणों, जितने भी आप क्लास अटेंड करते हो उन सभी से उम्मीद करता हूं कि क्लास अच्छे से समझ में आ रही होगी, अच्छे से क्लास की विजिबिलिटी होगी, वीडियो ऑडिबल भी अच्छे से होंगे, यानी कि वीडियो और ऑडियो दोनों क्लियर आती होंगी। अगर कोई कमी नजर आती है या किसी प्रकार से किसी टेक्निकल इश्यू का आपको सामना करना पड़ता है तो आप कमेंट में जवाब दे दिया करें, ताकि उन चीजों को सही करने का हम काम करें। और सभी नए कैंडिडेट या नए विद्यार्थी या नए एस्पिरेंट जुड़ते हैं, मैं उन सभी का स्वागत करता हूं और सभी से उम्मीद करता हूं कि अच्छे से तैयारी करते होंगे और अच्छे से समझ में आ रहा होगा उनके। तो सभी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, ठीक है। और जितनी भी क्लासेस अब तक अपनी हुई हैं उन क्लासेस को जरूर देखा करें। मैं कोशिश करूंगा कि उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूं, ताकि आपको वो क्लासेस देखने में आसानी हो। तो अगली क्लासेस के जितने भी लिंक होंगे
जितनी पीछे की क्लासेस हो चुकी हैं और आगे जितने भी क्लासेस होंगी, उन सभी के लिंक मैं आने वाली वीडियोज के अंदर डाल दिया करूंगा। पीछे की क्लास में इस क्लास का लिंक अगली क्लास में, और पीछे की क्लास का लिंक इस क्लास में, और उससे आगे जितनी भी क्लासेज होंगी उससे बैक वाली क्लास का लिंक मैं डालता रहूंगा, ताकि आप क्लासेज को लगातार देख सकें और उनके लिंक्स के जरिए आप आसानी से उस वीडियो पे पहुंच जाए और आप क्लास को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकें कि भाई हाँ ये कहानी कहां से आई है, तो इससे पीछे वाली क्लास से आ सकी। अदरवाइज मैंने YouTube पे प्लेलिस्ट बना रखी है, एक पूरी दिल्ली सल्तनत की प्लेलिस्ट है 10 एपिसोड की, और दूसरी मुगल साम्राज्य की प्लेलिस्ट है मुगल एम्पायर के नाम से, और दिल्ली सल्तनत की दिल्ली एम्पायर के नाम से, और कुछ सोशल टॉपिक्स मैंने डाल रखे हैं जिसकी अलग पीडीएफ है सोशल टॉपिक के नाम से। यानी कि वो लोग जो पढ़ने के लिए नहीं जुड़ रहे, जो सामाजिक तथ्यों को जानने के लिए जुड़ रहे हैं या हो रही घटनाओं को जानने के लिए जुड़ रहे हैं, तो वो सोशल टॉपिक्स वाले प्लेलिस्ट पर जाकर मुद्दे सुन सकते हैं। उसके अलावा जो भाई पढ़ने के लिए जुड़ रहा है उसके लिए मैंने मुगल एम्पायर और दिल्ली सल्तनत की 2 पीडीएफ बना दी हैं, और जैसे जैसे आगे अलग अलग टॉपिक्स आते जाएंगे उन्हीं टॉपिक्स का हम जिक्र करेंगे, ठीक है। और उनकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करवाऊंगा, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। और दूसरा, जितने भी टॉपिक्स मैंने कवर करवाए हैं जल्द ही उनकी प्रश्नोत्तरी भी मैं लेकर के आऊंगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। मैं सारी चीजें आपके सामने सॉल्व करवाऊंगा, बस धैर्य से आप लोगों को संयम बरत के साथ चलना है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।